ओके, तो जो स्क्रीन है ड्यू टू नेटवर्क प्रॉब्लम से, उसकी वजह से प्रॉब्लम को दोबारा मैं लॉग इन कर रहा हूँ। मेरी स्क्रीन विजिबल है आपको? यस सर। 1014 यहाँ 1014 डाल दिए, इसमें INR डाल दिए, ठीक है। हमें बैंक अकाउंट्स डाल दिए, यहाँ पे वैल्यू डेट डाल दी और अमाउंट डाल दिया 95,000, बैंक चार्जेस 5,000 डाल दिया, अमाउंट इस वर्ड डाल दिया, राइट। और सेलेक्ट बिल ऑफ एक्सचेंज को किया, डॉक्यूमेंट नंबर 1 की सीरीज में 3 था, राइट। सेलेक्ट किया और इसको पोस्ट कर दिया। ये एंट्री आपकी पोस्ट हो गई। जब ये एंट्री को आप चेक करोगे, ये एंट्री आपकी क्या हुई होगी, जो आपका एक्सपेंसेस वाली जो एंट्री है वो एंट्री आपकी यहाँ पे हो गई। यानी कि इंटरेस्ट एक्सपेंसेस 5,000 से हो गया, SBI जो बैंक रिसीट्स अकाउंट आपका 95,000 हो गया, और बिल डिस्काउंटिंग अकाउंट जो 1 लाख है, ये एंट्री आपकी हो गई, ठीक है। इस एंट्री के बाद आपकी एक फाइनल एंट्री आती है, जो कि मैंने आपको बताया था कि जो आपका नॉक ऑफ होता है, राइट। तो नॉक ऑफ के लिए आप एक ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट करते हैं ऐप-20, ठीक है। इसमें आप 28 आपने डाला है, और यहाँ पे अपने बिल ऑफ एक्सचेंज सिलेक्शन, यहाँ पे आपने बिल ऑफ एक्सचेंज GL यहाँ पे डाला है। यहाँ पे GL जो आएगा, बिल ऑफ डिस्काउंटिंग अकाउंट वाला GL आएगा, ठीक है। इसके बाद प्रोसेस आइटम में जाते हैं, फिर नोट रिकंसिलिएशन अकाउंट, ये वाला नहीं आएगा GL, ये GL यहाँ पे आएगा, दूसरा GL आएगा यहाँ पे 203, ये आएगा बिल ऑफ एक्सचेंज रिसीवेबल वाला है, ठीक है। प्रोसेस आइटम में जाते हैं, ये एंट्री आपकी, इसको आप सिलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। सेट आइटम टू एक्टिव, ठीक है, इसको आप सेव कर देते हैं। ये एंट्री अब जब चेक करते हैं आप, अभी 03 में जाके, तो जो लास्ट एंट्री जो मैंने आपको बताई थी, वो एंट्री आपकी एंट्री सिग्नलाइजर व्यू में जाके देखेंगे, तो बिल ऑफ एक्सचेंज आपका रिसीवेबल टू बैंक डिस्काउंटिंग अकाउंट, आपकी एंट्री पोस्ट हो गई। तो जो आपका जो बिल ऑफ एक्सचेंज का जो कॉन्फ़िगरेशन था, वो सारा कॉन्फ़िगरेशन आज मैंने करके, जो आपका जो किस तरीके से एंट्री आपकी होगी, ये सारी एंट्री मैंने आपको करके दिखा दी है, ठीक है। तो ये बिल ऑफ एक्सचेंज और जो बैंक इंटरेस्ट है, आजकल ट्रेंड में नहीं है। आजकल मार्केट में इसका कॉन्फ़िगरेशन जो SAP में यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी जो इंटरव्यूअर होता है, वो ये देखना चाहता है कि आपके जो इंटरव्यू को ये आता है कि नहीं आता है, इसके बारे में पता है कि नहीं, इसको फंडामेंटल नॉलेज है कि नहीं है, कि व्हाट इज द बिल ऑफ एक्सचेंज एंड हाउ यू विल कॉन्फ़िगर द बिल ऑफ एक्सचेंज, व्हाट इज द स्टेप टू कॉन्फ़िगर बिल ऑफ एक्सचेंज। और इंटरेस्ट का भी, इंटरेस्ट का तो फिर भी अभी कुछ कंपनियों में जो पुराने हैं वो चल रहे हैं अभी भी, लेकिन अब हमारे यहाँ अगर आप मेरे यहाँ अगर पूछोगे आप, मेरे यहाँ ना तो बिल ऑफ एक्सचेंज चलता है, ना तो आपका इंटरेस्ट कैलकुलेशन चलता है। लेकिन मैं बच्चों को ये दोनों चीज बताता हूँ ताकि इनके नॉलेज में रहे, वो अपडेट रहे कि आपका बिल ऑफ एक्सचेंज और आपका इंटरेस्ट का कैलकुलेशन किस तरीके से होता है, राइट। तो ये मेरी तरफ से आपका क्लोज हो गया है चैप्टर बिल ऑफ एक्सचेंज और आपका क्या कहते हो आप, इंटरेस्ट का। अगर आप लोगों को कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। हेलो हाँ, पूछिए सर। सर, इसमें अभी आप आगे वो पढ़ाएंगे कि
आइटम वाइज कैसे बिल की एंट्री होगी और आइटम वाइज कैसे हाँ, कुछ वो मतलब आइटम कि वाइज जो आप कह रहे हैं, आइटम वाइज बिल की एंट्री आ गया कैसे है? होगी? हाँ, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ सर हाँ। वो जो आइटम वाइज बिल की एंट्री कैसे होगी, यानी आप जो परचेज करेंगे आप, हम्म, वो परचेज मॉड्यूल के थ्रू होता है। कौन बोल रहे हैं आप अनुज बोल रहे हैं? हाँ अनुज। वो जो आप कह रहे हो ना, वो परचेज ऑर्डर के थ्रू होता है। पहले परचेज ऑर्डर बनाया जाता है, उसके बाद फिर उसका हम्म, मीगो किया जाता है, फिर उसकी मायरो की जाती है। ठीक है, ये जो कॉन्फ़िगरेशन है, हम्म, ये सारा कॉन्फ़िगरेशन एमएम का है। ठीक है, जो हमारा एसडी का जो कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, सेल्स ऑर्डर बनाना, आपका डिलीवरी बनाना और इनवाइस बनाना। ठीक है, और जो एफआई वो से जो एमएम रिलेटेड, मॉड्यूल में आता है। हाँ वो एमएम के अंदर आता है। जो आप लाइन आइटम कह रहे हो कि अगर 50 लाइन आइटम अगर मैंने परचेज किए हैं, तो उसको किस तरीके से हम हम्म, पीओ बनाएंगे, कैसे मीगो करेंगे, कैसे मैरो करेंगे, ये एमएम से रिलेटेड होता है। और अगर एफआई से रिलेटेड अगर पूछोगे, तो एफआई से रिलेटेड जो होता है, FB60 के थ्रू होता है, FB70 के थ्रू होता है। जो कि अगर आप ये कहोगे कि 4 लाइन आइटम की मेरे को एक एंट्री बना के दिखा दो, जो कि मैंने आपको पहले भी दिखाया हुआ है, हम्म। मैं आपको वो दोबारा दिखा दूंगा। अगर नहीं नहीं आप, मुझे पता है, बस मैं वो आइटम वाला सोच रहा था कि शायद हाँ जो इसके आइटम अंदर ही वाला आप आता कह है रहे हो, इसमें। आइटम वाला ये आपका स्कोप में नहीं है। ये आपको एमएम वाला ही, जो एमएम का अगर आप कोर्स करोगे या एमएम से रिलेटेड अगर आप करोगे, तो वो आपको पता लगेगा। वो आइटम वाला होता कैसे, ये मैं आपको दिखा सकता हूँ वो किस तरीके से सर होता है। मैंने अभी ना ऐप में बैलेंस शीट नहीं देखी है। बैलेंस शीट आपने नहीं देखी है? नहीं। अरे ये देखो ना, अब ट्रायल बैलेंस आपको दिखाता हूँ। अभी तक जो सर ट्रायल बैलेंस तो देखा है मैंने, बैलेंस शीट मैंने नहीं देखा कैसी होती है। अरे ये देखो, बैलेंस शीट भी दिखाता हूँ आपको। जो बैलेंस शीट जो होती है, क्योंकि इसमें हम्म। शेड्यूल 6 के अकॉर्डिंग बैलेंस शीट बनाए जाते हैं, राइट। हाँ वही मुझे देखना है कैसे होती है, मैंने सैप में नहीं देखी मैंने, वैसे तो टैली में तो मैं जानता हूँ, इसमें मैंने देखी ही नहीं। मेरा एक दोस्त है तो उसको, वो एंड यूजर है तो उसको राइट नहीं है, तो मैंने देखी ही नहीं। वो जो आपका दोस्त है जो एंड यूजर है, वो बैलेंस शीट जो हम्म, बनती है कभी भी आपकी एसएपी से नहीं बनती है। इस चीज का हमेशा ध्यान कर लेना आप। तो बैलेंस शीट जो बनती है, ट्रायल बैलेंस आपका एसएपी से आप ड्रैग करके फिर बैलेंस शीट आप अपने जो आपका जो फॉर्मेट होगा, उस फॉर्मेट में आप बना सकते हम्म। हो। मतलब लेकिन लेकिन एसएपी में एसएपी से ट्रायल बैलेंस निकाल के और फिर उसके बाद एक्सेल में करके ही हाँ, बनती है। एक्सेल में करके आप उसको बैलेंस शीट जो आपका शेड्यूल 6 है, उसके अकॉर्डिंग आप बना सकते हो। क्योंकि एसएपी के तो अंदर, इसमें एसएपी के अंदर स्टैंडर्ड रफली में, जैसे। एसएपी के अंदर स्टैंडर्ड में ये कोई ट्रांजैक्शन कोड नहीं है जहां से आप बैलेंस शीट निकाल सकते हो। नहीं, वैसे तो टैली से भी एक्सपोर्ट करके एक्सेल में ही बैलेंस शीट बनती है, हाँ, लेकिन मैं जैसे टैली में एक रफ दिखता रहता है कि हाँ क्या मतलब कि क्या बैलेंस है, कैपिटल है, क्या डेटर्स है, क्या क्रेडिटर्स है। इसमें इसमें तो वैसा उस नहीं तरीके दिखेगा, से ना ना, इसमें से इसमें ही। ऐसा नहीं दिखेगा। इसमें आपको सिर्फ ट्रायल बैलेंस दिखेगा। ट्रायल बैलेंस आप एक्सट्रैक्ट करके उसकी आप बैलेंस शीट बना सकते हो। जो ट्रायल बैलेंस है, जो मैंने आपको शायद पता नहीं दिखाया था कि नहीं दिखाया था, F.01 से आप चेक कर सकते हैं कि आपका ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस मैंने इधर देखी है पहले कभी। अच्छा, ट्रायल बैलेंस आपने देखी हुई है, तो आप ट्रायल बैलेंस हाँ, इसको यहाँ से आप निकाल सकते हैं आप। ठीक है, तो ये दोबारा तो इसमें दिख डिस्क, आप बताइए बताइए, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? दिख नहीं रहा है, आप कुछ दिखा रहे हैं सर? नहीं, मैं अभी कुछ नहीं दिखा रहा हूँ। अगर कहोगे तो मैं ट्रायल बैलेंस आपको आपके सर्वर पे ही दिखा दूंगा। अच्छा। अच्छा, इसमें प्रॉफिट एंड लॉस दिखता है प्रॉफिट एंड कि लॉस वो तो, भी नहीं दिखे? प्रॉफिट एंड लॉस तो आपके उसमें चला जाएगा ना आपका। अगर आप ट्रांसफर करोगे तो प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो वही होता है ना कि आपका जो हाँ इनकम वो तो माइनस जो, लास्ट हाँ में हाँ, जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल, इनकम, वो तो लास्ट में जाएगा। नहीं, बिल्कुल। करंट का जैसे मान लीजिए हमने 2 मंथ का काम कर लिया है, आप 2 मंथ या 3 मंथ में एक एवरेज वो प्रॉफिट आता रहता है ना, तो वो उस तरह का इसमें दिखता है। वो जो दिखेगा आपको, ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ वो कैसे दिखेगा। हम्म, F.01 चला के देख लीजिए, इसमें क्या है इसमें। F.01 चलाइए, आपका चार्ट अकाउंट 1014 है। ठीक है, 1014 है।
ये जो आपका, ये आपका जीरो आ रहा है, जो आप कह रहे हो ना कि ये आपका प्रॉफिट कितना हुआ और लॉस कितना हुआ, ठीक है। ये प्रॉफिट और लॉस कितना हुआ ये डिपेंड करता है आपके इस 4 GL पे। समझ में आया आपको? क्योंकि ये जो 4 GL है ये रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस है, बाकी ऊपर सारे के सारे क्या है, आपके बैलेंस शीट के आइटम है, ठीक है। तो ये 4 GL को जब आपका रिवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस होगा, दैट इज कॉल्ड ए प्रॉफिट। जब ये अच्छा नेक्स्ट, इसमें हाँ अच्छा इसमें सर ऐसा नहीं है कि मतलब जैसे कोई स्क्रीन बनाई जा सके, जैसे मतलब कि एक वो बनाई नया जा सकती है, विंडो जो आप बनाया। कह रहे हो वो बनाई जा सकती है, हाँ, वो एबेपर के द्वारा बनाई जा सकती है। जो एबेपर अच्छा आप, बनाई जा सकती है। हाँ हाँ बनाई जा सकती है, जो भी जिस भी तो फॉर्मेट में उससे आप, हाँ बोलिए। उससे बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस दोनों बनाया दोनों जा हाँ, सकता बनाया है जा ना। सकता है, वो जेड बनेगा। स्टैंडर्ड एसएपी में नहीं है ऐसा। जेड बनेगा हाँ मतलब वो वही कस्टमाइज बनेगा, जो कि कस्टमाइज। हाँ वो कस्टमाइज बनेगा। एसएपी स्टैंडर्ड में नहीं है, वो कस्टमाइज आपको जो आपका सर एबेपर है। एबेपर सीखने में ज्यादा टाइम लगता है, और उसको टाइम कितना लगता है वो सीखने में? डिपेंड करता है, जो एबेपर जो आप सीखोगे तो आपका टेक्निकल बैकग्राउंड होना चाहिए, तो आपको कोडिंग आनी चाहिए। मतलब इफ हाँ कोडिंग आनी आईटी चाहिए, अगर आपको आईटी कोडिंग आती है, इफ यू आर अवेयर अबाउट द कोडिंग, then if you will, then you can easily understand how you will define the value and how you will give the logic। ये आपको, ये डिपेंड करता है कि आपका कोडिंग आपको आती है कि नहीं आती है। जो प्रोग्रामिंग का जो कोडिंग होती है, ये देखो, ये कोडिंग आपको ये समझना पड़ेगा। बैकग्राउंड पे देखो ये प्रोग्राम किस तरीके से चलता है। फिर वो तो ये ब्लैक कलर की स्क्रीन ना ना ब्लैक कलर की दिखती है। स्क्रीन नहीं होती है, ये देखो ये स्क्रीन है, ये देखो यहाँ हाँ पे, वही तो ये हाँ मुझे समझ नहीं आ रहा। यहाँ पे इस तरह की सारी कोडिंग है, ये देख रहे हो ये कोडिंग है। हाँ, ये तो ये HTML है। HTML नहीं है, ये GUI है। HTML बेस नहीं होता है, ये GUI बेस होता है। ऐसे ही HTML भी होता है, तो इसलिए मैं सोचा था कि ठीक है, इसमें आपका GUI बेस होता है कि आपका किस तरीके से आपका स्क्रीन कहाँ से क्या कॉल करेगा। तो मैं भी कुछ करना नहीं चाहूंगा, पता लगे मेरी आईडी से, change हो जाएगा। देख रहे हो चेंज हो जाएगा। ये इंक्लूड, ये देखो इस तरीके से फंक्शन मॉड्यूल कॉल होता है, कौन कौन से फंक्शनल मॉड्यूल कॉल हो रहे हैं, टास्क अपडेट हो रहा है, BKPF में चीजें अपडेट होगी। तो ये सारी चीजें बैकएंड पे ये सारी चीजें चलती हैं, जो कि आपको स्क्रीन में ऐसी दिखाई देती है। जब आप स्क्रीन चलाते हो तो आपको स्क्रीन कैसे दिखती है, आपको स्क्रीन ऐसे दिखती है, ठीक है। लेकिन हाँ बैकएंड पे प्रोग्राम चल रहा होता है। सर एक चीज मुझे और पूछना था, ये बोले एसएपी का जैसे हर ईयर एग्जाम होता है क्या, नहीं, एसएपी का कोई मतलब एग्जाम नहीं हो, इंटरनेशनल लेवल पे? कोई एग्जाम नहीं होता है एसएपी का। एक बार अगर आपने सर्टिफिकेशन ले ली तो वो लाइफ टाइम के लिए हम्म, वैलिड होता है। जैसे अगर मैंने जो सर्टिफिकेशन ली है वो मेरे लाइफ टाइम तक के लिए वैलिड है, इसकी कोई वैलिडिटी नहीं होती है। इंटरनेशनल इंटरनेशनल सर्टिफिकेट का अलग होता है ना, वो अपना लोकल सर्टिफिकेट और इंटरनेशनल सर्टिफिकेट ये में आपको किसने डिफरेंस बोला है, रहता है ना ये उसमें। किसने बोला इंटरनेशनल सर्टिफिकेट और लोकल सर्टिफिकेट इसमें बनता है? मुझे नहीं पता सर ना, मैं तो बस आपसे इसलिए पूछ नहीं रहा वो नहीं, कंपनी में ये मतलब मैंने इंक्वायरी किया था, वो कि हाँ इंटरनेशनल सर्टिफिकेट का जो है फीस वो 1.5 से 2 लाख रुपए होता है, वो वन टाइम होता है, वो और एक बार नहीं पे नहीं करना नहीं पड़ता है नहीं नहीं नहीं, उसमें, वो ऐसा दो कुछ लाख है। वो 2 लाख और जो वन टाइम ऐसा कुछ नहीं है। आपको जो एसएपी, जो एसएपी का जो हेड ऑफिस है वो आपको सर्टिफिकेट इशू करते हैं। जब आप एसएपी का सर्टिफिकेशन करोगे, जब एसएपी का एग्जाम दोगे, और ये होता है आपका रीजन रीजन वाइज। अगर आप दिल्ली में रहते हो तो दिल्ली में, ये नहीं कि दिल्ली में कहीं भी आपका होता है, तो दिल्ली एनसीआर में कोई 1 या 2 जगह आपके सेंटर पड़ेंगे जहां जाके आपको पेपर देना पड़ेगा। जब आप पेपर दे दोगे, जब आप पास हो जाओगे, हाथ के हाथ ही रिजल्ट बता देते हैं कि आपका इतना परसेंटेज आपका आया है। आपने अगर 100 क्वेश्चन आए, 100 क्वेश्चन में से आपने कितने आंसर दिए हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको
उसी टाइम बता देते हैं कि आप पास हुए कि फेल हुए। जब आप पास हो जाते हैं तो आपके घर पे सर्टिफिकेट आता है कि यू हैव बीन पास्ड फॉर दिस प्रोडक्ट्स। जो एसएपी में भी अलग अलग मॉड्यूल्स होते हैं, उसकी भी अलग अलग हायरार्की होती है। जैसे आपकी अभी हाना का अगर देखोगे तो आपका 2020 चल रहा है, कोई 1606 कर रहा है, 1809 कर रहा है, ठीक है, 1908 कर रहा है, और अभी जो चल रहा है 2020 चल रहा है। तो आप जिस फेस पे, आप जिस इंटरफेस पे आप सर्टिफिकेशन करते हैं, उसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा और उसी की आपको सर्टिफिकेशन मिलेगा। और ये जो सर्टिफिकेट है ऑल ओवर वर्ल्ड वैलिड होता है, कोई कंट्री स्पेसिफिक नहीं होता है। और इसमें जो एग्जाम सर्टिफिकेट जो होता है वो प्रैक्टिकल पेपर आता है या फिर थियोरिकल ही होता है सिर्फ? ना तो थ्योरेटिकल होता है, प्रैक्टिकल देना पड़ता है ना प्रैक्टिकल नहीं देना पड़ता है। वहाँ ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके 100 या मेरे को याद नहीं है क्योंकि मैंने काफी पहले किया हुआ था। ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपको सिर्फ टिक लगाना है। ये सारी चीजें आपको हमारे इंस्टीट्यूट वाले बताएंगे, ठीक है। सर हम लोग का कितने % कोर्स कवर हो चुका है? ये आपका, ये मान के चलिए 35% कोर्स कंप्लीट हो गया। आपका 2 सेशन और होगा तो आपका 50% कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। आपका एसेट अकाउंटिंग और मैं जब पढ़ा दूंगा, अब एसेट अकाउंटिंग ही मैं पढ़ाऊंगा नेक्स्ट जो है। एसेट अकाउंटिंग कंप्लीट होते ही आपका 50% कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। और दूसरा सर वो क्वेश्चन है कि जो वेंडर रजिस्ट्रेशन होता है और कस्टमर जो हम क्रिएट करते हैं वो वेब थ्रू में होता है या फिर फिको मॉड्यूल में ही आ जाता है? वेंडर रजिस्ट्रेशन करता है वो जो वेंडर और उसका जो रजिस्ट्रेशन होता है वो एमडीएम मॉड्यूल में आता है, मास्टर डाटा मैनेजमेंट में। लेकिन हम लोग आपको इस वजह से बता देते हैं, हम आपको लोगों को इस वजह से बता देते हैं कि अगर जब तक आप वेंडर कस्टमर नहीं खोलोगे तो आप ट्रांजैक्शन कैसे करोगे। नहीं बिल्कुल सही बात। इस वजह से